नमस्कार दोस्तों, मैं आपका स्वागत करता हूं मेरे YouTube चैनल स्टोरी टेलर पे। तो दोस्तों, आज मैं आपको सुनाने वाला हूं बेबीलोन सीरीज़ के 5वें अध्याय के दूसरे भाग को, जिसका नाम है सौभाग्य की देवी से मिले। तो चलते हैं अध्याय की तरफ। जैसा कि हमने पिछले भाग में सुना कि अर्काल जुए के खेल को किस तरह से अपने धन गंवाने का खेल बताता है। इस पर एक श्रोता कहता है, बहरहाल कई बार कुछ लोग बहुत बड़ी रकम जीत लेते हैं। अर्काद ने कहा, हाँ, ऐसा भी होता है। सवाल यह है कि क्या उन खुशकिस्मत लोगों के लिए इस तरह से हासिल किए धन का कोई स्थायी महत्व होता है? मैं बेबीलोन के कई सफल लोगों को जानता हूँ, परंतु उनमें से एक भी ऐसा नहीं है जिसने अपनी सफलता की शुरुआत जुए घर की टेबल से की हो। आप लोग भी कई धनवान लोगों को जानते होंगे। मैं यह जानना चाहूंगा कि हमारे सफल नागरिकों में से कितने अपनी सफलता की शुरुआत का श्रेय जुआगर को दे सकते हैं। क्या आप ऐसे लोगों को जानते हैं? लंबी खामोशी के बाद मस्खरे ने पूछा, क्या हम जुए घर के मालिकों को इस जांच में शामिल कर सकते हैं? अर्काद बोला, अगर आप किसी के बारे में नहीं सोच सकते तो अपने बारे में कहें। क्या हमारे बीच में ऐसे लोग हैं जो जुए में लगातार जीतते हैं, परंतु अपनी आमदनी के लिए इस तरह के स्तोत्र की सलाह देने में झिझक रहे हैं? इस चुनौती पर पीछे से आह बढ़ने की आवाज आई और फिर लोग हंसने लगे। अर्काद ने कहा, ऐसा लगता है कि हमें खुशकिस्मती उन जगहों पर नहीं मिलती है जहां देवी अक्सर रहती है, इसलिए अब हम दूसरे क्षेत्रों की तलाश करते हैं। हमने पाया है कि खुशकिस्मती का गुम हो गए पर्स उठाने से कोई संबंध नहीं है, नहीं इसका संबंध जुए से है। जहां तक घुड़दौड़ का सवाल है, मैं स्वीकार करना चाहता हूं कि मैंने इसमें जितना धन जीता है उससे ज्यादा धन गंवाया है। अब हम अपने व्यवसायों पर विचार करते हैं। जब हम कोई लाभकारी सौदा करते हैं तो क्या यह स्वाभाविक नहीं है कि हम इसे खुशकिस्मती मानने के बजाय अपनी मेहनत का उचित पुरस्कार मानते हैं? मैं सोचता हूं कि ऐसा करके हम देवी के उपहारों को नजरअंदाज कर देते हैं। शायद वे सचमुच हमारी मदद करती हैं, परंतु हम उनकी उदारता के लिए उनके शुक्रगुजार नहीं होते हैं। कौन इस विषय पर चर्चा आगे बढ़ा सकता है, बताइए मुझे। इस पर एक वृद्ध व्यापारी उठा और अपने सफेद वस्त्र की सलवटें ठीक करते हुए बोला, अर्काद, आपकी और अपने मित्रों की अनुमति से मैं एक सुझाव देना चाहता हूं। जैसा आपने कहा है, अगर हम अपने व्यापार की सफलता के लिए अपनी मेहनत और योग्यता को श्रेय देते हैं तो उन सफलताओं और बहुत लाभदायक चीजों के बारे में क्यों ना सोचें जो हमें लगभग मिलने ही वाली थी परंतु आखिरी मिनट पर नहीं मिली। अगर वे सचमुच हो जाती तो वे खुशकिस्मती का दुर्लभ उदाहरण होती। चूंकि वे पूर्ण नहीं हो पाई, इसलिए हम उन्हें अपना उचित पुरस्कार नहीं मान सकते। निश्चित रूप से यहाँ बैठे कई लोग इस तरह के अनुभव बता सकते हैं। अर्काद ने सहमत होते हुए कहा, यह समझदारी भरा सुझाव है। खुशकिस्मती आप में से कितनों की मुट्ठी में थी परंतु आखिरी मिनट पर फिसल गई। कई हाथ उठे, जिनमें उस व्यापारी का हाथ भी था। अर्काद ने उसे बोलने का मौका दिया। क्योंकि आपने ही यह सुझाव दिया है, इसलिए हम सबसे पहले आपके मुंह से इसके बारे में सुनना चाहेंगे। व्यापारी ने कहा, मैं खुशी खुशी अपने जीवन की एक घटना बताऊंगा। इससे आप यह जान जाएंगे कि खुशकिस्मती के करीब आने पर भी इंसान अंधों की तरह उसके अपने हाथ से निकल जाने देता है, जिससे उसे नुकसान होता है और वह बाद में पछताता है। कई साल पहले जब मैं युवा था और मेरी कुछ समय पहले ही शादी हुई थी, उन दिनों मैं कमाना शुरू कर रहा था। एक दिन मेरे पिताजी मेरे पास आए और उन्होंने जोर देकर मुझसे कहा कि मैं एक योजना में अपने धन का निवेश कर दूं। उनके एक अच्छे मित्र के पुत्र ने भूमि का एक खाली टुकड़ा देखा था जो हमारे शहर की बाहरी दीवारों से ज्यादा दूर नहीं था। वह टुकड़ा नहर के काफी ऊपर था और वहां पानी नहीं पहुंच सकता था। मेरे पिता के मित्र के पुत्र ने एक योजना बनाई कि वह इस जमीन को खरीद लेगा, बैलों द्वारा चलाने वाले 3 बड़े रहट बनाएगा और इस तरह से जीवनदायी पानी को उपजाऊ भूमि तक पहुंचाएगा। उसकी यह योजना थी कि ऐसा करने के बाद इस जमीन के प्लाट काट देगा और शहर के नागरिकों को सब्जी उगाने के लिए बेच देगा। मेरे पिता के मित्र के पुत्र के पास इस काम के लिए पर्याप्त धन नहीं था। मेरी ही तरह उसकी आमदनी भी सामान्य थी। उसके पिता भी मेरे पिता की तरह ही बड़े परिवार और कम संसाधनों वाले थे, इसलिए उसने कुछ लोगों को अपना पार्टनर बनाने का फैसला किया। उसे 12 लोगों की जरूरत थी, जिनमें हर एक कमाता हो और वह अपनी कमाई का 10वां हिस्सा उस अभियान में तब तक देने के लिए सहमत हो
जब तक कि जमीन बिकने के लिए तैयार ना हो जाए। योजना यह थी कि जमीन बिकने के बाद सब लोग अपने निवेश के अनुपात में लाभ को आपस में बांट लेंगे। मेरे पिता ने मुझसे बहुत कहा, बेटे तुम अभी जवान हो, मेरी प्रबल इच्छा है कि तुम अपने लिए बहुमूल्य जायदाद बना लो ताकि लोग तुम्हारा सम्मान करें। अपने पिता की नासमझी और गलतियों के ज्ञान से लाभ उठाओ बेटा। मैंने जवाब दिया, मेरी भी यह प्रबल इच्छा है, तो मैं तुम्हें सलाह देता हूँ, वह करो जो मुझे तुम्हारी उम्र में करना चाहिए था। अपनी आमदनी के 10वें हिस्से को लाभकारी निवेशों के लिए अलग रख दो। अपनी आमदनी के इस 10वें हिस्से और इससे मिलने वाले ब्याज की मदद से मेरी पहुंचने से पहले तुम बहुमूल्य उम्र तक जायदाद बना सकते हो। पिताजी, आपने बहुत समझदारी की बात कही है। मैं अमीर बनना चाहता हूँ, परंतु मेरी आमदनी के साथ बहुत से खर्चे भी जुड़े हैं, इसलिए मैं आपके सुझाव पर अमल करने से झिझक रहा हूँ। मैं अभी जवान हूँ, अभी मेरे पास बहुत समय है। तुम्हारी उम्र में मैंने भी यही सोचा था, परंतु देखो साल गुजरते चले गए और मैं शुरुआत भी नहीं कर पाया। अब जमाना बदल गया है पिताजी, मैं आपकी गलतियों से बचूंगा। अवसर तुम्हारे सामने खड़ा है बेटे, यह तुम्हें एक ऐसा मौका दे रहा है जो दौलत की ओर ले जा सकता है। मेरा तुमसे यही कहना है, देर मत करो। कल सुबह ही मेरे मित्र के पुत्र के पास जाओ और उससे यह सौदा कर लो कि इस निवेश में तुम अपनी 10% आमदनी लगाओगे। तत्काल कल सुबह चले जाना, अवसर किसी का इंतजार नहीं करता। आज ये सामने होता है परंतु कल दूर चला जाता है, इसलिए देर मत करना। अपने पिता की सलाह के बावजूद मैं झिझक रहा था। पूर्वी देशों से व्यापारी नए सुंदर वस्त्र लाए थे जो इतने आकर्षक और बढ़िया लग रहे थे कि मैंने और मेरी पत्नी ने महसूस किया कि हमें उन्हें खरीद लेना चाहिए। अगर मैं उस अभियान में अपनी 10% आमदनी का निवेश करने के लिए तैयार हो जाता तो हम उन वस्त्रों को नहीं खरीद पाते और कई अन्य आनंदों से भी वंचित रह जाते जिन्हें हम बहुत चाहते थे। मैंने निर्णय लेने में तब तक देर लगाई जब तक कि बहुत देर नहीं हो गई। बाद में मैं इस पर बहुत पछताया। वह अभियान उम्मीद से ज्यादा फायदेमंद साबित हुआ। मेरी कहानी ये बताती है कि मैंने किस तरह खुशकिस्मती को अपने पास से निकल जाने दिया। रेगिस्तान से आए एक सांवले आदमी ने कहा, इस कहानी से हम देखते हैं कि खुशकिस्मती उस व्यक्ति के पास आती है जो अवसर को स्वीकार करता है। जायदाद बनाने के लिए हमेशा एक शुरुआत करनी पड़ती है। शुरुआत में तो ये सोने या चांदी के कुछ सिक्कों तक सीमित रहती है जिसे इंसान अपनी आमदनी में से बचाकर अपना पहला निवेश करता है। मैं खुद कई मवेशियों का मालिक हूँ। मवेशी पालने की शुरुआत मैंने बचपन में ही कर दी थी, जब मैंने चांदी का एक सिक्का एक बछिया खरीदा था। चूंकि यह मेरी दौलत की शुरुआत थी, इसलिए मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण थी। पहली शुरुआत के बाद जायदाद बनाना खुशकिस्मती से हर इंसान के बूते की बात है। पहला कदम बहुत महत्वपूर्ण है। इस कदम को उठाने के बाद इंसान मेहनत से धन कमाने वाले व्यक्तियों के बजाय अपने निवेश से लाभ कमाने वाला व्यक्ति में बदल जाता है। सौभाग्य से कुछ लोग कम उम्र में ही यह कदम उठा लेते हैं। इसी वजह से वे आर्थिक क्षेत्र में उन लोगों से ज्यादा सफल हो जाते हैं जो ये कदम बाद में उठाते हैं। वे उन दुर्भाग्यशाली लोगों से बहुत ज्यादा सफल होते हैं जो ये कदम कभी नहीं उठाते हैं, जैसा इस व्यापारी के पिता के साथ हुआ था। अगर मेरे व्यापारी मित्र ने अवसर सामने आने पर अपनी जवानी में एक कदम उठा लिया होता तो आज उसे दुनिया की बहुत सी अच्छी चीज़ों का वरदान मिला होता। अगर हमारे बुनकर मित्र ने उस समय एक कदम उठा लिया होता तो आज उसके पास काफ़ी दौलत होती। दूसरे देश से आए एक अजनबी ने खड़े होकर कहा, धन्यवाद, मैं भी कुछ बोलना चाहता हूँ। मैं सीरिया का हूँ। मैं आपकी भाषा अच्छी तरह नहीं बोल पाता हूँ। मैं इस व्यापारी मित्र को एक नाम से पुकारना चाहता हूँ। शायद आप सोचेंगे कि यह शालीन नाम नहीं है, परंतु मैं फिर भी उसे उस नाम से पुकारना चाहता हूँ। परंतु मुझे आपकी भाषा का वह शब्द नहीं मालूम। अगर मैं इसे सीरिया की भाषा में बोलूँ तो आप उसे समझ नहीं पाएंगे। इसलिए मेरे मित्रों, मुझे बताएं कि आप उस आदमी को क्या कहते हैं जो अपने फायदेमंद साबित होने वाले कामों को भी टालता रहता है। एक आवाज आई, टाल मटोल करने वाला। वही सीरिया के निवासी ने अपने हाथ को रोमांच से लहराते हुए कहा, जब अवसर आता है तो वह उसे स्वीकार नहीं करता है, वह इंतजार करता है। वह कहता है, मेरे सामने अभी बहुत कुछ पड़ा है, मैं धीरे धीरे यह काम करूंगा। अवसर इस तरह के ढीले आदमी का इंतजार नहीं करेगा। अवसर सोचता है कि अगर इंसान खुशकिस्मत बनना चाहता है तो उसे तत्काल कदम उठाना चाहिए।
अवसर सामने आने पर जो व्यक्ति तत्काल कदम नहीं उठाता वह हमारे व्यापारी मित्र की तरह टाल मटोल करने वाला होता है। व्यापारी उठ खड़ा हुआ और सिर झुकाकर लोगों की हंसी की प्रतिक्रिया करते हुए बोला, अजनबी, आप हमारे मेहमान हैं, मैं आपकी प्रशंसा करता हूं जो आपने सच्ची बात बोलने में जरा भी हिचक नहीं दिखाई। अरकाद ने कहा, खैर, हमने यह चर्चा इसलिए शुरू की थी ताकि हम खुशकिस्मती को अपनी ओर आकर्षित करने का तरीका खोज सकें। मुझे लगता है कि हमने वह तरीका खोज लिया है। दोनों ही कहानियों से निष्कर्ष निकलता है कि खुशकिस्मती अवसर में छुपी होती है। चाहे खुशकिस्मती का लाभ उठाया गया हो या नहीं उठाया गया हो, इस सत्य को बदला नहीं जा सकता। अवसरों को स्वीकार करके खुशकिस्मती को आकर्षित किया जा सकता है। जो लोग प्रगति के अवसरों का लाभ लेने के लिए तत्पर रहते हैं, उनमें सौभाग्य की देवी रुचि लेती है। वह हमेशा उन लोगों की मदद करने की इच्छुक होती है जो उन्हें खुश करते हैं। सौभाग्य की देवी कर्मशील व्यक्तियों पर कृपा करती है, ना कि कामचोरों पर। तो दोस्तों, इतना सा था अध्याय। आशा करता हूँ आपको अध्याय पसंद आया होगा। अध्याय पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि आपको ये कहानी कैसी लगी और आप भविष्य में कौन सी कहानियाँ सुनना पसंद करेंगे। तो मिलते हैं ऐसे किसी अगली कहानी में। तब तक के लिए धन्यवाद।